हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न्यू चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिए। इसके पहला वाला लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने बताया था कि उसके यूनिट प्रोसेसर क्या होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिनके थ्रू कितना पॉल्यूटेड है वो वाटर, उसके बेस पे वो मेथड अप्लाई करके और उसको ट्रीट करते हैं, उसको पीने योग्य पानी बनाते हैं। ठीक है, जो वाटर है उसको पीने योग्य बनाते हैं, ड्रिंकेबल वाटर हम बनाते हैं, पोर्टेबल वाटर हम बनाते हैं। तो कुछ प्रोसेसर में, जैसे यूनिट प्रोसेसर में मैंने बताया था कि स्क्रीनिंग होता है, फिर एडिशन होता है, और भी बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन मैंने बताए थे, बहुत सारे टेक्निक बताए थे जिसका यूज करके हम वाटर को ट्रीट करते हैं। तो पहला स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पर अगर समझेंगे कि जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर का वाटर हम यहाँ पाइप के द्वारा ही कैसे करके निकालते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर आते हैं। ये आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर देखिए एक नेट लगा दिया गया है। ये नेट ही क्या है? स्क्रीनिंग है, ठीक है। ये नेट जो लगा दिया जाता है इसका मतलब स्क्रीन मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ पर स्क्रीन हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा? छन जाएगा, ठीक है। छानना एक तरह से बोल सकते हैं, वो छान के और उसी में ऐसे प्रोसेस लगा रहता है कि वो मतलब निकल सकता है, ठीक है। वो इस प्रकार से प्रोसेस रहता है कि वो निकल के और बाहर की तरफ उसका जो कचरा रहता है वो निकलते रहता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे कि दीज आर क्लासिफाइड एज, एक तो कोर्स स्क्रीन रहता है, एक फाइन स्क्रीन होता है। कोर्स स्क्रीन मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिनका 20 mm से 100 mm से ज़्यादा साइज के होते हैं, वो यहाँ पर कोर्स स्क्रीन में स्क्रीनिंग कर लेते हैं, वहां से उसको छन जाते हैं और उसको बाहर निकाल लिया जाता है। फाइन स्क्रीन में उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कम साइज के होते हैं, वो उसमें से। तो कुछ और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जैसे ये पॉइंट बोला है, क्या बोला? कोर्स जो स्क्रीन है, कोर्स स्क्रीन की बात करें, आर इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड स्पेस एट अबाउट 20 mm to 100 mm एट द रेट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होती है वो 20 mm से लेके 100 mm के बीच में उसकी स्पेसिंग होती है। और उससे ज़्यादा साइज के अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो वहाँ से वो क्या हो जाएंगे? उससे पार नहीं होंगे। उससे mm से ज़्यादा अगर पार साइज के बड़े हैं तो उसके अंदर से वो पार नहीं होते। देखिए ये mm है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। mm 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट, लेकिन ये उसके बीच तक, यहाँ तक मतलब उतना रखते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे देखेंगे तो इट इज कैप्ट इन इंक्लाइंड एट 3 से 6 वर्टिकल है और h हॉरिजॉन्टल। मतलब जो स्क्रीनिंग लगी रहती है, जैसे कि इस प्रकार का स्क्रीनिंग रहती है, ये जो स्क्रीनिंग इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का ऐसे रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार का स्क्रीनिंग लगी रहती है, जाली लगी रहती है, ठीक है, एक तरह से। लेकिन ये कैसा रहता है? ये जो जाली है, एक तरह से मैं बोलूँ तो ये इंक्लाइंड लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये फ्लो आ रहा है, ठीक है, ये फ्लो इस तरफ से आ रहा है तो वो इस तरीके से लगा रहता है, इस तरीके से। ये जो जाली है वो इस तरह से इंक्लाइंड में लगे रहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ ऐसे करके, 1 मिनट, नहीं सही से नहीं बन रहा है, ठीक है। वो इस प्रकार से ऐसे करके इस पे लगा रहता है, ये ऐसे करके जाली इस प्रकार से लगी रहती है, ठीक है। ये इस तरीके का है, ठीक है। वो इंक्लाइन में लगी रहती है, वर्टिकल में नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि ये इस प्रकार से ये जाली लगी हुई है, तो कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल तुम्हारा 3, ये वर्टिकल तुम्हारा 3 से 6 होगा, 3 और 6 के बीच में होगा, और ये 1 होगा। तो इस तरीके का ये वर्टिकल सेटअप रहता है। वही पॉइंट यहाँ पर बताना चाह रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ जो पॉइंट मैंने बताया, 3 से लेके 6 तक वर्टिकल रहेगा और 1 हॉरिजॉन्टल। डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायमेंशंस की बात कर रहे थे। फिर बाद में इंक्लाइंड स्क्रीन आर हेल्प्स टू रैकिंग करने में हेल्प करता है। ये इंक्लाइंड इसीलिए रखा जाता है कि वो रैकिंग कर सके। इसका मतलब एक और चीज़ भी काम में आ जाता है, डिक्रीज वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी उसको डिक्रीज करने में भी इसकी हेल्प करता है, ठीक है, मदद करता है। कोर्स स्क्रीन आर सम टाइम आल्सो कॉल्ड ट्रेस बोलते हैं उसको, कुछ समय में उसको ट्रेस भी बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस, ठीक है, ट्रेस रैक बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे कि जो कोर्स स्क्रीन होता है सम टाइम मतलब कभी कभी उसको ट्रेस रैक भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि फाइन स्क्रीन इज इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश।
हैविंग ओपनिंग जनरली लेस देन 10 mm। जो फाइन स्क्रीन होता है, ये जो फाइन स्क्रीन है वो किस फॉर्म में होता है, वायर मैश के फॉर्म में होता है, जिसकी जो जनरली ओपनिंग होती है वो 10 mm से भी कम होती है। मतलब 10 mm की बात करें तो 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, ये बात कर रहा है। As the fine screen gets clogged easily, so head loss increases. Hence we try to avoid fine screen। मतलब जो फाइन स्क्रीन होता है उसकी साइज कम होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसमें जो हेड लॉस है वो बढ़ जाता है। हेड लॉस बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे मतलब क्लॉगिंग होने की चांसेस, आसानी से क्लॉगिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बहुत कम मतलब अवॉइड करते हैं कि वे ट्राई टू अवॉइड फाइन स्क्रीन, अवॉइड करते हैं। फाइन पार्टिकल में बी सेटल्ड इन सेडिमेंटेशन टैग। मान लो कि ये फाइन स्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो जो फाइन स्क्रीन जो भी बच रहे हैं वो क्या हो जाए, सेडिमेंटेशन टैग में सेटल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम कोर्स स्क्रीन जो होता है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर यूनिट ऑपरेशन की बात करूं तो क्लोरीनेशन क्यों करते हैं कि उसके अंदर की जो बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको किल कर सके, उसको मार सकें, उसको रिमूव कर सकें। तो बात यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज लिखा है, प्री क्लोरीनेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग क्लोरीन इनटू रॉ वाटर। जो रॉ वाटर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंजेक्ट करते हैं क्लोरीन, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, आगे पॉइंट में सीखने को मिल जाएगा। व्हेन इट इज नॉट सो टर्बिड, जब ज्यादा टर्बिड न हो, बट हैज हाई बैक्टीरियल काउंट, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया हाई मात्रा में हो, और टर्बिड न हो, मतलब ज्यादा टर्बिड न हो, तब हम क्या करते हैं, हाई डोज ऑफ क्लोरीन इज यूज। जैसे कि कितना, 2.5 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 2.5 मिलीग्राम जितना क्लोरीन का हाई डोज यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाती हैं, मर जाती हैं। प्री क्लोरीनेशन ऑल्सो किल द एल्गीज एंड बैक्टीरिया एंड इट रिड्यूस द कलर, वो उसके कलर को भी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं बताते जाता हूँ। इफ एक्सेसिव सिल्ट, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर सिल्ट है, जो रॉ वाटर है, इज प्रेजेंट, प्री क्लोरीनेशन इज नॉट सो इफेक्टिव। तो जो प्री क्लोरीन जो ऐड करते हैं वो उसके लिए परफेक्ट नहीं होगा, इफेक्टिव उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज सिल्ट एब्जॉर्ब क्लोरीन इज मेक इट सेटल्ड। जो क्लोरीन उसमें के अंदर का जो सिल्ट होगा वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा क्लोरीन को और सेटल हो जाएगा, जिसकी वजह से उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये भी चीजें ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा अगर मतलब एक्सेसिव मात्रा में सिल्ट है उसमें, तब प्री क्लोरीनेशन नहीं करेंगे, नहीं अदरवाइज क्या है, ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो उसके अंदर ऐड भी करेंगे फिर भी वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरेशन। अब एरेशन वर्क में क्या करते हैं, एरेशन जो पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं। तो एरेशन वैसे तो मैंने स्मॉल में लास्ट जो इसका वीडियो था, इसके प्रीवियस जो वीडियो था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि एरेशन का वर्क क्या होता है। तो फिर भी देख लेते हैं, आपको इसमें ट्राई करेंगे कि यहाँ पर साइड में एक पिक्चर्स भी शो करके बताएं, ठीक है। आप पिक्चर्स भी देख सकते हो कि किस प्रकार का यहाँ पर है। तो वाटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ एयर, जो वाटर जो लाया जाता है वो एयर के कांटेक्ट में होता है, पहला नंबर। तो मतलब यहाँ पे एरेशन का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि वाटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ एयर, मतलब वाटर जो होता है उसको मैक्सिमम उसका पार्ट एयर के कांटेक्ट में लाने का प्रयास किया जाता है। वो कैसे लाया जाता है, वो जैसे कि आपने देखा ना, फव्वारा जैसे एकदम फेंकता रहे, इसे पानी एकदम फेंकता रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती है, उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, एयर डिजॉल्व हो जाता है, और उसके अंदर के जो ऑर्डर होता है, जो उसके अंदर दुर्गंध होता है वो भी निकल जाता है एरेशन प्रोसेस से। ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि उसके अंदर देखो, पहले नंबर तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होगा, और उसके अंदर का जो दुर्गंध देने वाले जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो बहुत दुर्गंध देते हैं, तो वो उसके अंदर से निकल जाते हैं एरेशन प्रोसेस से। तो इट इज यूज टू रिमूव द अनडिजायरेबल गैसेज। अनडिजायरेबल गैसेज जैसे कि मतलब CO2 और H2S,
ये दो अनडिजायरेबल जो उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं उसको क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। इट इज ऑल्सो यूज टू एड ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज अनडिजायरेबल सब्सटेंस लाइक जैसे ऑयल हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, प्रोडक्ट हुआ, अलगी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट हुआ या एल्गी हुआ, तो इनको ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज कर सके इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है जब एरेशन प्रोसेस होता है तब। कुछ नोट पॉइंट में आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि एरेशन इज जनरली प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्राउंड वाटर बिकॉज surface water is already contact with air. It can also remove volatile liquid like जैसे कि phenolic compound है, humic acid है, but rate is very slow, मतलब इसका रेट जो है वो बहुत ही स्लो हो, ठीक है। तो एरेशन प्रोसेस उसमें किया जाता है। कहने का मतलब ये जो ग्राउंड वाटर वो जहाँ पे जैसे केमिकल एरिया है वहाँ पे अंडर वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उसको प्योर करने के लिए एरेशन प्रोसेस किया ही जाता है, ठीक है। बाकी एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो ऑलरेडी उसमें धीरे धीरे तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होते रह जाएगा क्योंकि एयर के कांटेक्ट में है ही है, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या, अगर फ्लोइंग वाटर है तो, ठीक है, फ्लोइंग वाटर है तो। नेक्स्ट देख सकते हैं, इट रिमूव्स आयरन और मैग्नीज। आयरन उसके अंदर का जो है, उसके अंदर का मैग्नीज है जो सॉल्यूबल है वाटर में, वो उसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं एरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो आयरन मैग्नीज आर सॉल्यूबल इन फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होते हैं Fe2+ और Mn2+ में फॉर्म में उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। दे आर ऑक्सीडाइज टू FeOH ट्वाइस, FeOH थ्राइस होता है, और MnO2 विच आर प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe2+ plus O2 10H2O 6 FeOH ट्वाइस प्लस 8H+, इस प्रकार से हम मतलब उसको क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से हम ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट होके सेटल डाउन हो जाता है। जैसे मैग्नीज का ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है और प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाता है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ एरेशन कि उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस जो होता है, जैसे कि ये स्प्रे नोजल है, तो स्प्रे नोजल किस प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ से ये एंट्री होता है और फिर बाद में ऊपर जाके फव्वारा देके फिर बाद में इधर गिरता है, ऐसे यहाँ से ये ऐसे जाता है ऊपर और फिर बाद में इधर से टकरा के पूरा चारों तरफ फेंक के और ये नीचे गिरता है, मतलब फव्वारा जैसा ऐसे ऐसे गिरता है। कहने का मतलब ये ऐसे जाता है और इधर से ऐसे ऐसे बिखर जाता है, ऐसे ऐसे बिखर जाता है, बहुत ही स्पीड में ये जाता है, ठीक है। और ये बिखर के फिर बाद में ये आउटलेट की तरफ से बाहर आ जाता है, इस तरफ से बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अभी और पॉइंट इसमें क्या बोला है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, इट रिमूव्स 90% CO2 और 99% H2S रिमूव हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। स्प्रे जो नोजल होता है, ये आप अगर CTP प्लांट में अगर गए होंगे तो वहाँ पे एरेशन प्रोसेस में ये ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या कर देता है कि 90% से 99% तक कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। फिर उसके बाद एक और है एरेशन प्रोसेस में, कैस्केड एरेशन। तो इसमें क्या होता है, ये सिंपल सा देख सकते हैं कि इस तरह से वाटर आ रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जाके फिर बाद में निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस से देखोगे तो 20 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और 35% H2S होगा, ठीक है। खास करके पार्क और के एरिया में इस प्रकार से नॉर्मली वाटर इस तरह से अंदर जाता है, फिर ऊपर से ऐसे ऐसे होकर धीरे धीरे वाटर आता है, तो वो प्रोसेस वहाँ पर देखने को भी मिल जाता है। बाकी ये एक कैस्केड एरेटर बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं डिफ्यूज एयर एरेटर। डिफ्यूज नाम सिर्फ याद रखो कि कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा कौन कौन से ऐसे एरेशन करने के लिए एरेटर हैं। तो डिफ्यूज एरेटर का नाम देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, देखो इनलेट है, इस तरीके से आ रहा है, फिर उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर किया जाता है, यहाँ से इस तरीके से कंप्रेस एयर किया जाता है जिसके कारण बबल्स निकलते हैं और ये इस तरीके से इस तरफ से आउटलेट हो जाता है। इसके थ्रू क्या होता है, देखो वाटर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कलर टेस्ट एंड ऑर्डर आर रिमूव। इसके अंदर का कलर हुआ चाहे टेस्ट हुआ चाहे ऑर्डर है
वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये डिफ्यूज एयर एरेटर है। नेक्स्ट देख सकते हैं ट्रैकलिंग बेड और ट्री टावर। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि मतलब मैक्सिमम ये यूज किया जाता है आयरन और मैग्नीज को निकालने में। जैसे इस प्रकार से देखिए, इधर से इनलेट होता है, ये ऊपर जाता है और ये रोटेट होता रहता है। ये वाला पार्ट जो होता है रोटेटिंग आर्म रहता है और उसके ऊपर से ये स्पीड में जाता है और उस पर लगता है, फिर बाद में ये इस तरफ से इधर से गिर जाते हैं और यहाँ से ये आउटलेट हो जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं, इट इज़ यूज मोस्टली फॉर रिमूव ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। आयरन और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए मोस्टली इसको यूज किया जाता है। इट हेल्प्स ऑक्सीडेशन, केमेनोफोर में बी एडेड, मतलब ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, जैसे केमेनोफोर में उसमें भी ऐड हो सकते हैं। दिस मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का सबसे अच्छा मेथड ये है, ट्रिकलिंग बेड और ट्री टू वेयर। ठीक है, फिर बाद में अभी उसके बाद देख सकते हैं एल्गी कंट्रोल। एल्गी कंट्रोल, जिस एल्गी कंट्रोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए कि एल्गी आर मिनट ऑर्गेनिज्म, जिसको सिंगल भी बोला जाता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म भी के नाम से भी बुलाया जाता है। दूसरा देख सकते हैं द बिल्डिंग ऑफ इम्पाउंडिंग रिजर्वियर ऑन एन अनक्लियर स्ट्रीम इंकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्कलीन वाटर कंटेन्स मोर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट एंड दिस लीड टू ग्रोथ ऑफ एल्गी। और एल्गी टेंड्स टू फ्लोट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव, और इसके कारण इसको ईजी नहीं होता है इसको रिमूव करना। तो एक्सेसिव ऑक्सीजन लीड टू कोरोजन। ठीक है, एक्सेसिव जब ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या कर देगा, कोरोजन का कारण होगा, जंग लगने का कारण होगा। तो द बेस्ट वे टू रिमूव एल्गी इज बाय प्री क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर का एल्गी को रिमूव कर सकते हैं। तो एल्गी को रिमूव करने के लिए बेस्ट है प्री क्लोरिनेशन। अगर एल्गी है तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा जिसके कारण कोरोजन भी हो सकते हैं। तो वेयर ऑर्गेनिज्म आर मोर और हैवी डोज ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे 2 मिलीग्राम पर लीटर है, क्लोरीन 3 मिलीग्राम पर लीटर यूज कर लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट यूज कर लो हाई डोज में, या क्लोरीन यूज कर लो, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो सके, मर सके। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्री सेटलमेंट बेसिन। प्री सेटलमेंट बेसिन यहाँ पे देख सकते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ प्री सेटलमेंट बेसिन आर देयर वर वाटर रीचिंग मेन सेटलिंग रीचिंग contains suspended matters greater than the 1000 mg पर लीटर। प्री सेटलमेंट बेसिन मतलब ये पहले सेटल कितने हो जाते हैं वो बेस है। ठीक है, सेटलमेंट मतलब सेडिमेंटेशन एक तरह से। तो सेडिमेंटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंटों को थोड़ा सा देखोगे ना, अच्छा आसानी से देखोगे तो समझ में आएगा। सेडिमेंटेशन मतलब क्या करें, उसके अंदर का जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है या डिसॉल्व जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर देना है कि किसी न किसी रीजन से उसके सेटल डाउन कर देना है और उसको निकाल देना है वहाँ उसमें से। तो यहाँ पे जो पॉइंट बोला है इट इज नेचुरल प्रोसेस, ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है बाय विच सॉलिड विथ हायर डेंसिटी देन फ्लूइड इन विच दे आर सस्पेंडेड बाय द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ये सब क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, ग्रेविटी प्रोसेस के द्वारा जो हैवी हैं, लिक्विड से जो हैवी हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। द पर्पज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। मेन पर्पज क्या होता है सेडिमेंटेशन टैंक बनाने का, और इसका मेन एम क्या होता है, पर्पज क्या होता है, गोल क्या होता है कि उसके अंदर की जो सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड है उसको रिमूव करना। ठीक है, और ऑटोमेटिक जब नीचे सेटल हो जाएंगे तो उसको रिमूव कर लिया जाता है। कई सारे मेथड भी हैं, उसको 1 by 1 देखेंगे। जैसे सेडिमेंटेशन इज क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला है प्लेन सेडिमेंटेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, मतलब थोड़ा बहुत अगर पार्टिकल्स हैं तो प्लेन सेडिमेंटेशन से हो जाता है, नहीं तो सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से।
अब सेडिमेंटेशन जो टैंक है उसको, टैंक का क्लासिफिकेशन है, ये सेडिमेंटेशन की कैटेगरीज थी ये उसके टैंक का। तो एक होता है क्वेश्चन टाइप का टैंक होता है जिसमें फिल एंड ड्रॉ किया जाता है, एंड एक कंटिन्यूस टाइप का होता है। तो जो क्वेश्चन टाइप का टैंक होता है विल हैव डिटेंशन टाइम, उसमें डिटेंशन टाइम मतलब देखते हैं, रिटेंशन टाइम भी बोलते हैं, जो 24 आवर्स में चेक करते हैं। 3 नंबर्स ऑफ टैंक को रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, 3 नंबर्स ऑफ फॉर क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप के 3 नंबर्स के टैंक की जरूरत होती है। टैंक विल बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली आवर, ठीक है, डेली फ्लो, मैक्सिमम कितना फ्लो हम एक दिन में करते हैं उसके डिजाइन के बेस पे ये टैंक होता है, डिजाइन के बेस पे ये टैंक होता है कि एक दिन में कितना फ्लो होगा उसके बेस पे ये डिजाइन होगी, ठीक है। मैक्सिमम डेली फ्लो कैसे निकालते हैं, 1.8 इंटू एवरेज डेली, ठीक है, मैक्सिमम डेली फ्लो कैसे निकाल देते हैं, 1.8 इंटू एवरेज डेली, डेली एवरेज मात्रा में कितना मतलब फ्लो हम करा देते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है, सेटलिंग वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इज डिटरमाइंड बाय स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ से सेटलिंग वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ना दिया हो, इफ नॉट गिवन, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी, ये सेटलिंग वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट डेंसिटी सॉलिड माइनस यूनिट डेंसिटी लिक्विड इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, या तो ये अगर डेंसिटी के फॉर्म में है तो रो एस माइनस रो एल इंटू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, इसके थ्रू आप उसकी सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एजम्पशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। एजम्पशंस क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ईच साइज इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है उस बेस पे अगर देखा जाए तो हर एक पॉइंट पर, ठीक है, सेम सस्पेंडेड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा। अ पार्टिकल इज रिमूव व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ सेटलिंग जोन, ठीक है, जब वो बॉटम सेटलिंग जोन के बॉटम में पहुंच जाता है तब उसके जो पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ये सेटलिंग वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी अगर हाइट ये दिया हुआ है तो ये इस प्रकार के जैसे ये सेटल डाउन हो जाता है तो यहाँ से इसको रिमूव कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि खास करके न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जो आते हैं उसमें ये काम आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया इसका अगर देखा जाए तो एरिया मतलब ये लेंथ है, लेकिन इसके पीछे भी तो इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से तो होगा ही ना, ये इस प्रकार से होगा, तो ये विड्थ है, ठीक है। तो ये विड्थ की बात कर रहे थे, एरिया क्या हो जा रहा है, जो देखो ये फ्लो हो रहा है इधर से, तो वो इसके सामने जो होगा वही एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो वो एरिया कितना है, बी इंटू एच है, एरिया बी इंटू एच है। तो टाइम टेकन इन हॉरिजॉन्टल फ्लो में अगर बात करेंगे तो क्या होता है, जब टाइम की बात करेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और एक चीज़ आप ये भी आपको पता है कि हाइड्रोलिक्स में भी पढ़े हो कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो डिस्चार्ज अपॉन देखो एरिया बी इंटू एच है, वही लिखा है, और जब बी इंटू एच है तो इस फॉर्मूले में ये जो टाइम वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर ये वेलोसिटी पुट करोगे तो लेंथ अपॉन ये आ जाएगा क्यू अपॉन बी एच, और ये बी एच ऊपर चला जाएगा तो ये एल बी एच अपॉन क्यू आ गया, ठीक है। और एल बी एच क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, तो वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज ही क्या बताता है, टाइम बताता है। वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज ही क्या बता देगा, टाइम बता देगा कि उसका वॉल्यूम कितना है और वो डिस्चार्ज कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है। टाइम टेकन फ्रॉम द हाइट एच, अगर ये इतने हाइट एच से बाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा टाइम टेकन एच अपॉन वी एस। इफ द पार्टिकल ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी वी एस इज, पार्टिकल बोल रहा है कि ये पार्टिकल ऑफ द सेटलिंग वेलोसिटी उसकी वी एस जो है वो इंट्रोड्यूस एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एट इनलेट, इट विल बी एज्यूम टू रिमूव इफ द टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू आउट हाइट एच इज इक्वल टू डिटेंशन टाइम। वो किसके बराबर होता है, डिटेंशन टाइम के बराबर होता है। देखो यहाँ पर ये और ये दोनों टाइम इक्वल बराबर हैं, तो इसमें सेटलिंग वेलोसिटी कितना आ जाता है, डिस्चार्ज अपॉन एल इंटू बी आ जाता है। तो ये जो एल इंटू बी क्यू अपॉन एल इंटू बी आया है या बी एल बोले, इज कॉल्ड ओवरफ्लो रेट बोला जाता है, इसी को ओवरफ्लो रेट बोला जाता है।
ओवरफ्लो रेट बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि सरफेस ओवरफ्लो रेट कैन बी थ्रू आउट ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी दैट पार्टिकल्स विच इज इंट्रोड्यूस ऑफ द पॉइंट ऑफ इनलेट, जो क्या इंट्रोड्यूस करता है, इनलेट पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता है, विल रीच द बॉटम मोस्ट आउटलेट पॉइंट, जो कहाँ तक पहुँचता है, बॉटम तक पहुँचाता है, आउटलेट के बॉटम तक पहुँचाता है। तो सेटलिंग वेलोसिटी जो निकालने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक तो Q के ऊपर डिपेंड है, B के ऊपर डिपेंड है और L के ऊपर डिपेंड है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड है। आगे मैं इसको लेकर आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो आपको और क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियोज होगा वो न्यूमेरिकल ही होगा, और न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझ के न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आइडिया आपको आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट देख सकते हैं, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो जो बता रहा था। पार्टिकल हैविंग साइज ग्रेटर देन द पार्टिकल फॉर विच सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू ओवरफ्लो रेट इज रिमूव 100%। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कह रहा है कि जो पार्टिकल की साइज है वो ग्रेटर है किसके, पार्टिकल फॉर विच सेटलिंग वेलोसिटी के लिए जो पार्टिकल की साइज है उससे अगर ग्रेटर किसी की साइज होती है तो वो उसका जो ओवरफ्लो रेट होगा वो क्या होगा, 100% रिमूव होगा, 100% रिमूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि पार्टिकल हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी, जो पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी जो होगी वो कम है देन ओवरफ्लो रेट विल नॉट गेट 100%, तो 100% रिमूव नहीं होगा। परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी दिस, ये परसेंटेज निकालने का VS अपन VS इंटू 100, ये सेटलिंग वेलोसिटी का परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने स्क्रीनिंग सीखा, फिर उसके बाद से प्री क्लोरिनेशन आपको बताया, फिर बाद में प्री सेटलमेंट बताया, फिर बाद सेडिमेंटेशन बताया, एरेशन भी बताया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको एक बार दोबारा देख के आप रिवाइज कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे तो उसी तरीके से आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। कुछ जो पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि दिवाली से पहले मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएं, 75% तक कंप्लीट हो जाए। तो प्रयास मेरा वही रहेगा कि मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लोग इसको व्यू अच्छा देंगे तो बहुत जल्दी मतलब ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।